हाँ, तो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी आपके पास मैटर होता है, जो आपके पास दिख रहा है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना। इसके पास कुछ ना कुछ मास हो और जो क्या कर रहा हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? मैटर बोलने वाले हैं। चाहे आपके डेस्क के ऊपर रखा हुआ हो एक नोटबुक हो, चाहे आपके हाथ में वो पेन हो, चाहे फिर वो आपके हाथ में मोबाइल क्यों ना हो, तो वो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा और उसका कुछ ना कुछ स्पेस होगा जो वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मैटर बोलने वाले हैं यहाँ पे। और उन्होंने बोला क्या ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। जितने भी हमारे पास मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? एटम से मिलके बना होता है। उसको अपन बड़ा वेरी टाइनी पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछ भी ले कि एटम का साइज़ कितना होता है, तो आप बोल सकते हो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। इतना टाइनी पार्टिकल्स है कि अपन उसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, ठीक है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इंडिविजिबल होता है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, है ना। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसको ना तो आप बना सकते हो खुद से, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो एटम वैसे इतना टाइनी पार्टिकल्स है, तो उसको आप कैसे इंडिविजिबल कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक। उसके बाद लिखा है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, जैसे मैं बोल दूँ सोडियम हमारे पास एक क्या होता है? एलिमेंट है ना। तो इसके अंदर कई सारे एटम्स होते हैं सोडियम के। फिर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लाखों करोड़ों क्या एटम्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, सोडियम के कई सारे एटम्स होंगे। तो सोडियम का एक दो तीन नहीं, हज़ारों लाखों होंगे। तो उनका क्या रहेगी प्रॉपर्टीज़? क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उनका मास क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सोडियम का जैसे मैं बताऊँ आपको मास, तो सोडियम के एक एटम का मास कितना? 23 अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहने वाली है? डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है। जैसे मैं सोडियम के एक एटम को लूँ तो उसका मास 23, मैग्नीशियम के एक एटम को लूँ तो मैं उसका मास होता है 24। तो दोनों का मास क्या आ रहा है यहाँ पे? डिफरेंट आ रहा है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेगी यहाँ पे? डिफरेंट रहेगी, है ना। इसके बाद लिखा है मैंने फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन द रेशो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? स्मॉल होल नंबर के अंदर कंबाइन करके क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अभी अपन ने लिखा था H2+O2 तो गिव्स H2 अपन ने लिखा था। तो एटम्स ने क्या करा था? स्मॉल होल नंबर के अंदर क्या करा था? कंबाइन करा था, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 था ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? फॉलो करता है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर जो हमारे पास फिफ्थ है ना, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो इन दोनों पॉइंट को भी इन्होंने क्या करा अपने इस थ्योरी के अंदर मेंशन करा और बोला कि एटम्स के बारे में अपन इतने सारे पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे मैं बोल देता हूँ कि H2O2 के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ऑक्सीजन के एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर इनका क्या है? सेम है। काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये टोटल इसकी कितनी पोस्टुलेट्स है? टोटल 6 पोस्टुलेट्स है। और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव दी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एक्सप्लेन इट्स पोस्टुलेट्स। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या होंगे। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन करता है? 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड। शो दैट दिस ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ को मास को फॉलो करता है। तो ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से कर सकते हैं? 5.3 ग्राम उसने बोला है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? 5.3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? प्लस 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कितना है अपने पास? 6 ग्राम है, ठीक है। ये है 5.3 ग्राम। और ये क्या अपन को फॉर्मेशन करके दे रहा है? सोडियम इथेनोइड, और जिसका हमारे पास 8.2 ग्राम है, ठीक है। 8.2 ग्राम। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि 2.2 ग्राम अपन को क्या मिल रहा है यहाँ पे? कार्बन डाई ऑक्साइड अपन को मिल रही है। इन्होंने बोला है कि इसको अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से प्रूव करके दिखाना है। तो इनको क्या करना है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट।
तो 5.3 के अंदर अपन 6 को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो 5 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 11, ठीक है। 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 है हमारे पास 8.2 क्या दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी यहाँ पे अपन को मिल रहा है, ठीक है। तो वाटर भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है प्रोडक्ट के अंदर 9 ग्राम है, ठीक। तो ये तो हमारे पास कितना बन जाएगा 11.3 ग्राम, तो रिएक्टेंट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 8.2 और 2.2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10.4, और 10.4 प्लस 0.9 तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 11.3 ग्राम, ठीक है। तो 11.3 ग्राम और ये भी 11.3 ग्राम। तो अपन देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दोनों साइड क्या आ जाएगा 11.3 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन अगर अपन लेना चाहें तो क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं किस रेशो के अंदर 1:8 के अंदर बाय मास टू फॉर्म वाटर, ठीक है। तो क्या लिखे अपन मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, इनका रेशो हमेशा ये मैंने बताया कितना रहता है, फिक्स रहता है 1:8 फिक्स रहेगा। अब इन्होंने बोला है कि वॉट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करने के लिए अपन को कितना ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए। तो अभी लिखा है 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन अपन ने मान लिया कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है MO, और ये किसके इक्वल होगा 1:8 के। तो यहाँ से अपन को मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो इस 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा हमारे पास 8 3 24 ग्राम आ जाएगा। और अगर मैं बोल दूँ कि इन दोनों का मास का रेशो 1:8 आना चाहिए, तो मैं बोल दे सकता हूँ 3/24, तो इनका मास का रेशो कितना आ जाएगा 1:8, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप बता सकते हैं क्या कि विच पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टास एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सेकंड पोस्टुलेट जो था हमारे पास वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, ठीक है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी अपन बता देंगे। इसके बाद आ जाते हैं अपन एटम के बारे में कि एटम क्या होता है। एटम्स जिस तरीके से मैं बात करूं तो एटम्स अभी अपन ने बताया वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और डेल्टन्स सबसे पहला फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया, और स्मॉल पार्टिकल है और इंडिविजिबल भी होता है ये, मतलब इसको फर्दर अपन ब्रेक नहीं कर सकते। इसके अलावा हाइड्रोजन हमारे पास एक स्मॉलेस्ट क्या होता है, एक एलिमेंट है, उसके अंदर कई सारे एटम्स होंगे तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एक एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगा। एटम ऑफ हाइड्रोजन का साइज़ अभी मैंने बताया 10⁻⁻10 मीटर का हो जाएगा। देन इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो हर एटम के लिए से बोल दूँ कॉपर, गोल्ड, लेड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, या मरकरी दे रखा है, कार्बन अपन को दे रखा है। तो ये सारे जितने भी हमारे पास क्या होंगे एटम्स होंगे, इनके सिंबल बना के दे रखे हैं, लेकिन अपन सिंबल की अपन बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ना के बराबर। उसके बाद आपको 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने NCERT ने बना के भी दिया हुआ है कुछ टेबल कि किस एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। आर्गन का AR होता है, ये बेरियम का BA होता है, ब्रोमीन का BR, कैल्शियम का CA, कार्बन C से अपन डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सोडियम Na बता ही दिया, यूरेनियम U, जिंक Zn, नाइट्रोजन N, पोटेशियम K, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे इनके मास की। तो मास हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 हो ही जाता है, ठीक। और जो अपन इनका मास कैलकुलेट करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में करते हैं। रिलेटिव मास ही निकल कर आता है, और उसको अपन रिलेटिव मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफाइड में या एटॉमिक मास यूनिट के अंदर अपन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा है यहाँ पे, एटॉमिक मास या फिर U है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिफाइड है ना। और किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं अपन इसको, कार्बन के रेस्पेक्ट में, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में अपन निकालते हैं, ठीक। देन इसके बाद अपन आगे आते हैं, तो आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जब कई सारे एटम्स कंबाइन होते हैं तो उसको किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल
डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स की अपन बात करते हैं, जैसे मैंने बनाया था यहाँ पे H2O, तो H2O किसका क्या था यहाँ पे हमारे पास, मोलिक्यूल। यहाँ पे मैं लिखूँ तो H2O क्या हो जाता है, एक मोलिक्यूल। मैं यहाँ लिख दूँ NH3, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल। मैं लिख दूँ यहाँ पे H2SO4, तो ये भी मोलिक्यूल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H2O2, तो ये भी मोलिक्यूल। SO2 मोलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। O2 मोलिक्यूल हो जाएगा। सेम एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं मोलिक्यूल्स के अंदर, है ना। जैसे मैं लिख दूँ N2 नाइट्रोजन गैस, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे लिख दूँ मैं हीलियम लिख दूँ, तो हीलियम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली एटम हो जाएगा, ठीक है। नियोन ये क्या हो जाएगा, एक एटम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाता है हमारे पास, एटम हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने क्या रेशो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का रेशो होता है हमारे पास यहाँ पे 32, ठीक है। 2 ऑक्सीजन तो 16 × 2 32 हो जाएगा। क्या इसको 4 से कैंसिल आउट किया जा सकता है, बिल्कुल 3:8 के अंदर इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल क्या होते हैं, किस तरीके से कंबाइन करते हैं, जब 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मोलिक्यूल्स का, है ना। सेम मोलिक्यूल एटम भी कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन कर सकते हैं। इसके बाद आती है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी कुछ नहीं है, जितने एटम्स कंबाइन कर रहे हैं वही उसकी एटोमिसिटी हो जाती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ H2O की एटोमिसिटी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, ऑक्सीजन के कितना है 1, तो इसकी एटोमिसिटी 3 हो जाएगी। अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी एटोमिसिटी 4। H2SO4 के अंदर एटोमिसिटी 2 + 1 और ये 4, तो 7 इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन लिख रहा हूँ तो एटोमिसिटी इसकी 2, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2, सल्फर डाइऑक्साइड की एटोमिसिटी हो जाएगी 3, यहाँ कितनी हो जाएगी इसकी 4, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की एटोमिसिटी 3। कंबाइनिंग कैपेसिटी, जितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका क्या बन जाएगी, वो एटोमिसिटी बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आर्गन, तो आर्गन को कैसे लिखते हैं अपन, AR, तो ये क्या होता है, सिंगल एटम होता है। हीलियम HE, ऑक्सीजन O2 है तो ये डायटोमिक हो जाएगा। हाइड्रोजन H2, तो ये डायटोमिक। नाइट्रोजन डायटोमिक। Cl2 क्लोरीन होता है, ये भी डायटोमिक। फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्रा एटोमिक। सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो पॉली एटोमिक। सोडियम सिंगल फॉर्म में रहता है हमेशा, तो मोनो एटोमिक हो जाएगा। आयरन मोनो एटोमिक। एल्यूमिनियम मोनो एटोमिक। कॉपर मोनो एटोमिक। ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, मेटल है तो ये बॉन्ड नहीं बनाने वाला। नॉन मेटल क्या कर सकता है, बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करेगा, किसके साथ, या तो खुद के साथ या फिर और अदर किसी के साथ, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, मोनो एटोमिक, डायटोमिक। ट्राई एटोमिक भी अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ CO2, तो CO2 क्या हो जाएगा, ट्राई एटोमिक हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एटम्स का अगर मैं रेशो लेना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ CO2 के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स का रेशो निकालना है, तो यहाँ पे 1 है कार्बन का एटम और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2, तो 1:2 हो जाएगा। मैं लिख दूँ अमोनिया के अंदर एटम्स का रेशो निकालना, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 के रेशो में है, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा पहला वीडियो था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक पार्ट कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, एटम क्या होता है, मोलिक्यूल क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। एटम्स के बारे में अपन ने देखा कि एटम के सिंबल क्या होंगे, किसके रेस्पेक्ट में अपन एटॉमिक मास यूनिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।